गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल आपसे बात किया था यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, हमने कल आपसे बात किया था कि इनकी संरचना के बारे में हम बात करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अगले दिन हम बात करेंगे। तो आज हम लेकर आए हुए हैं आपके सामने यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और आप इसमें पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी सेल इसमें यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक की जंतु कोशिका कौन सी है, और कौन सी कोशिका यूकैरियोटिक में पादप कोशिका है। आप दोनों को पहचानने का प्रयास कीजिएगा, और बाकी हम जो है धीरे धीरे करके पूरा इसको समझाएंगे आपको। तो आगे चलते हैं, और सभी के लिए 9th और 11th सभी के लिए है ये। तो अगर कहा जाए कि यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो आप पहले से जानते हैं कि सर इसके दो प्रकार हैं। एक जो होती है आपकी पादप कोशिका होती है, और एक आपकी इसकी जंतु कोशिका होती है। दो ही प्रकार होते हैं, एक पादप कोशिका होता है, एक जंतु कोशिका होता है। यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की? दो प्रकार, एक पादप एक जंतु, एक पादप एक जंतु, दो प्रकार। अब बात ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे। फिर सुनिए, बात ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोशिका पादप है या कोशिका जंतु है। फिर से सुनिए, कैसे पहचानेंगे कि जंतु कोशिका है, कैसे पहचानेंगे पादप कोशिका है। एक सरल तरीका आपको बताए, बिल्कुल आसान सा तरीका। कैसे, देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए आप लोग कि ये जंतु कोशिका है, और ये आपकी जो है पादप कोशिका। ये आपकी जो है एक जंतु कोशिका है और एक पादप कोशिका है। जो पादप कोशिका होती है, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें दो परत पाई जाती है। इसमें कितनी परत पाई जाती है? दो परत, एक ये है एक ये। जंतु कोशिका में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंगल परत है, देख रहे हो। और सिंगल परत का मतलब ये हुआ कि इसके पास केवल एक ही झिल्ली पाई जाती है, और एक ही झिल्ली के अंदर, एक ही मेम्ब्रेन के अंदर, एक ही मेम्ब्रेन के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर मेम्ब्रेन ये वाली है, यहां की मेम्ब्रेन ये है, यहां की मेम्ब्रेन ये है, और दोनों को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। दोनों को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ आप देख रहे हैं पादप कोशिका में कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये काफी अंदर है, और जंतु कोशिका में ये सबसे बाहर दिख रही है, यहाँ सबसे बाहर नहीं है। तो ऐसी परत जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गन्स सुरक्षित होते हैं, वो जो परत होती है बाहर से, वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। इसी को आप लोग हिंदी में बोला करते हो कोशिका कला। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिका कला। अच्छा, कला कहो या कोशिका झिल्ली कहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई कोशिका झिल्ली, दोनों में कोशिका झिल्ली है। इसकी कोशिका झिल्ली ये यहां से प्रारंभ है, यहां पर इसकी ये, कोई दिक्कत नहीं।
आगे अगर बात की जाए तो आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सबसे पहले ही क्यों मिली है? यहाँ तो ये बहुत देर बाद मिली है, ये पहले यहाँ पे क्यों मिल गई? तो यहाँ पर जो ये पहली परत होती है बाहर वाली, इसको बोला जाता है सेल वॉल। इसको क्या बोला जाता है? सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति का मतलब कोशिका की दीवार। तो ये सबसे पहले क्या मिली? कोशिका भित्ति मिली। और जिस कोशिका के पास कोशिका भित्ति सेल वॉल मिल जाए वो जान लीजिएगा वो कौन सी कोशिका है? पादप। और जिसके पास कोशिका भित्ति है ही नहीं, सिर्फ एक ही परत है, वो आपकी कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका। यूकैरियोटिक के केस में बात हो रही है। आइए, अगली बात यह है कि इसमें एक मध्य में ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये यहाँ तक चली आई है। ये मध्य वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोला जाता है, लिखा है हमने कहीं पे, ये लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं मिडिल लैमिला। इसको क्या बोला जाता है? मिडिल लैमिला। अच्छा, इसके पास नहीं है, जंतु कोशिका के पास ये संरचना नहीं है। जंतु कोशिका के पास क्या नहीं पाई जाती? सेल वॉल नहीं पाई। जंतु कोशिका के पास क्या नहीं है? मिडिल लैमिला। अब यहां पर देखा जाए तो ये इसका न्यूक्लियस है। प्राचीन काल से आप जानते हैं। क्यों भाई, कितने दिन हो गए बताते बताते, भूल गए क्या? ये दोनों का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब ये हुआ है आपका केंद्र। अच्छा, ये बता दीजिएगा हमको थोड़ा कमेंट में कि इसका केंद्रक जो है रियल है या नॉन रियल है, वास्तविक है या आभासी है, इसको थोड़ा सा बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। तो इसका ये केंद्रक हो गया और इसका ये केंद्रक हो गया। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, दोनों के पास केंद्रक है। और केंद्रक कैसा है ये आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ये आप बताएंगे। लेकिन हाँ, एक बात हम जरूर बताएंगे आपको, इसके पास और यहाँ पर दोनों के पास, जंतु और पादप दोनों के पास केंद्रक कला है। केंद्रक के साथ साथ केंद्रक क्या है? इनके दोनों के पास केंद्रक कला। तब तक आप समझ चुके होंगे कि केंद्रक कला भी है, तो इसका मतलब ये कैसा केंद्रक हो सकता है ये आप जानते हैं, हम नहीं बताएंगे। आगे आइए, दोनों के पास केंद्रक हो गया, केंद्रक कला हो गया। दूसरी बात ये आती है कि इसके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला, और इसके पास ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। कोई बात नहीं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों के पास, इसको 60 में हम एमटी लिखे दे रहे हैं, दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोनों का काम जो है ये ऊर्जा देने का होता है। कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो भी एनर्जी इसी से मिलती है। और हमारे शरीर को भी माइटोकॉन्ड्रिया से ही ऊर्जा मिलती है। आगे चल के आपको मिलेगा, 11th में है पूरा डिटेल में, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे श्वसन वाले एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन वाले एंजाइम का मतलब जो आप सांस लेते हैं ना, ये आपके सेल में ऑक्सीजन जाती है, प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन जाती है। और सेल में जाने के बाद वहाँ पे जो है इसका फिर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन से। वो उसकी अलग से प्रक्रिया है, उसको भी बताएंगे, आगे चल के मिल जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर यह होता है, एक होता है अंतःप्रदब्धी जालिका, इसको बोलते हैं इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है।
अंतःद्रव्यी जालिका, अंतःद्रव्यी, ये दोनों के पास पाई जाती है। लेकिन बात यह है कि अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। एक ऐसी अंतःद्रव्यी जालिका होती है जिसके सरफेस पर, जिसके सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, और जिसके सरफेस पर राइबोसोम चिपके होते हैं उसको खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका, जिसके पास राइबोसोम चिपके हैं उसको कहते हैं खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका। और जिसके पास राइबोसोम है ही नहीं उसको कहते हैं चिकनी, ये यहाँ पे है, अंतःद्रव्यी जालिका। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। एक होती है चिकनी, एक होती है खुरदुरी। इसके पास ये यहाँ पे है। दूसरी बात अगर करें तो सबसे बड़ा अंतर इसका ये है दोनों में, फिगर आप लोग बुक से बनाइएगा, देखिएगा अपना। इसके पास नहीं पाया जाता है लवक, पादप कोशिका के पास नहीं पाया जाता लवक। लवक बोले तो प्लास्टिक। और जंतु कोशिका के पास लवक होता ही नहीं, और पादप कोशिका के पास लवक पाया जाता है। यह इसका मुख्य अंतर है। जंतु कोशिका के पास लवक होता ही नहीं, प्लास्टिक होता नहीं। पादप कोशिका के पास प्लास्टिक होता है, और पादप के पास अगर होता है तो यही कारण है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे अभी बात करते हैं उसके बारे में। दूसरा है, दोनों के पास लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम हो गया, ये यहाँ पे सेंट्रोसोम होता है। तो इस तरह करके ये आपको जो फिगर है, डायग्राम है, ये आपको बुक में मिल जाएगा आराम से। और बुक में जब मिल जाए तो वहाँ पर इसको देखिएगा कैसे क्या अंतर है, किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है। अब आज हमने जैसे गाल्गी बाटली की बात किया था, तो जो गाल्गी बाटली होती है, जंतु कोशिका में गाल्गी बाटली नाम बोलते हैं, वहीं प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ डिक्टियोसोम बोला जाता है। आज ही हमने चर्चा किया है। तो ये सारे ऑर्गन सब कुछ है इनके पास, अपन देखिएगा। इसके बाद हम अगली बात में बात करना चाहते हैं आपसे, इसको देखिएगा। ये फिगर आपको मिल जाएगा बुक से, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तरफ अगर हम ध्यान दें जंतु कोशिका, क्या ध्यान दें? और एक तरफ रख दें हम पादप कोशिका। तो सबसे पहली बात यह है कि जो जंतु कोशिका है इसके पास कोशिका भित्ति है क्या? इसके पास कोशिका भित्ति है, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं। पादप के पास बात की जाए तो इसके पास सेलवाल, सेलवाल बोले तो कोशिका भित्ति पाई, सेलवाल इसके पास क्या है? पाई। बात की जाए अगर इसमें न्यूक्लियस की, केंद्रक की, तो केंद्रक इसके पास है, इसके पास, दोनों के पास। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए, इसके पास भी है। तो मेन बात इसमें डिफरेंस करने वाला है
प्लास्टिक। जो लवक होता है, ये लवक पादप कोशिका के पास पाया जाता है। प्लास्टिक पादप कोशिका के पास पाया जाता है, इसको लवक बोला जाता है। और जंतु कोशिका के पास ये नहीं पाया। और यही डिफरेंस बताता है, जंतु और पादप कोशिका में यही क्या बताता है, डिफरेंस या अंतर बताता है। इसके अलावा दोनों के पास पाया जाता है साइटोप्लाज्म। दोनों के पास क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोले तो कोशिका द्रव्य। दोनों के पास क्या मिलता है, कोशिका द्रव्य। दोनों के पास क्या मिलता है, केंद्रक द्रव्य। दोनों के पास पाया जाता है राइबोसोम। और राइबोसोम कितने एस का, 80 एस का। अब जरा हमको ये बता दीजिएगा कि 70 एस का राइबोसोम कहाँ बताया गया आपको। इसके बाद अगर बात की जाए कि न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में डीएनए का निर्माण होता है। कि कौन बनता है, डीएनए का निर्माण। और डीएनए जो होता है आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, ये लक्षणों को ले जाने वाला कौन सा पदार्थ है, डीएनए। आखिर ये कहाँ मिला है, ये मिलता है आपको कहाँ मिलता है, केंद्रक। तो केंद्रक भी दोनों के पास पाए जाते हैं। तो जंतु और पादप कोशिका में बात की जाए कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो इस जंतु कोशिका के पास प्लांट सेल है ही नहीं, ये सेल वॉल है ही नहीं। इसके पास सेल वॉल है, न्यूक्लियस दोनों के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास है। प्लास्टिक जंतु कोशिका में नहीं है, पादप कोशिका में है। साइटोप्लाज्म दोनों के पास है, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के पास है। अब न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर एक गोल सी संरचना होती है, इसको बोला जाता है केंद्रिका। इसको क्या बोला जाता है, केंद्रिका। इसका निर्माण कर, इसका काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोम का क्या करना, निर्माण। तो राइबोसोम का निर्माण कहाँ हुआ, केंद्रिका में। और केंद्रिका कहाँ है, केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस माने होता है केंद्रिका। तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, और केंद्रिका में कौन बनता है, राइबोसोम। तो ये हो गई इनके कुछ समानताएं और इनके अंतर। ये इनके क्या हो गए, कुछ समानताएं हो गई और कुछ इनके अंतर हो गए। अगली बात ये आती है कि आखिर जिसमें सेल वॉल है, वो सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा, कोशिका झिल्ली का फंक्शन क्या होगा। और अगली बात ये भी है कि कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो कोशिकाओं का जो आकार होता है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर बात की जाए इनके आकार की, तो ये कई आकार की होती है, कई आकार में होती है। अब एक उदाहरण ही देख लीजिए, आरबीसी का नाम सुने हैं, डब्ल्यूबीसी का नाम सुने हैं, ये सब कोशिकाएं ही होती हैं। ये एक प्रकार की क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद आप नर्व सेल का नाम सुने हैं, नर्व सेल। आपने स्पर्म सेल का नाम सुना है, स्पर्म सेल। आपने ओवम का नाम सुना है, ये भी एक प्रकार की कोशिका है। आपने बैक्टीरिया का नाम सुना है, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में भी आप कोई गोला है, कोई लंबा है, कोई स्पाइरल है, ये इस प्रकार से, कोई कामाकार है, सुने हैं। कोई राड शेप होता है ऐसे करके, ऐसे।
तो बैक्टीरिया में ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया है। एक गोलाकार है, एक ये इस प्रकार से लंबा होता है, एक कामाकार होता है, एक ये राजाकार होता है। ये क्या होता है? राजाकार। तो 4 आकार के, अगर 4 प्रकार के बैक्टीरिया है तो 4 प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर हुई कि नहीं हुई? आरबीसी का आकार कुछ अलग होगा, डब्ल्यूबीसी का अलग होगा, नर्व सेल का, तंत्रिका कोशिका का चित्र कुछ अलग बनता है, स्पर्म सेल जो शुक्राणु कोशिका है इसका चित्र अलग है, अंडाणु का कोशिका का चित्र अलग होता है। बैक्टीरिया ये इतने प्रकार के हो गए, तो कोशिका कितने आकार हो गए इसके? कई आकार की होती है। और ये न घबराइएगा इसमें कि आरबीसी कोशिका कैसे हो गई। अरे आरबीसी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हैं एक प्रकार की। आंखों से दिखाई दिया है क्या आरबीसी? नहीं, बता दीजिए एक बार। अगर आपके आंखों से दिखाई दिया हो आरबीसी तो बताइए। नहीं दिखाई दिया ना? तो नहीं दिखाई दिया तो क्या डब्ल्यूबीसी दिखाई दिया है क्या? वो भी नहीं दिखाई दिया है। तो सीधी सी बात है, ये एक प्रकार की क्या है सब? ये एक प्रकार की सब क्या है भैया? ये एक प्रकार की सब सेल्स होती हैं। तो सेल्स कई कितने प्रकार की, कितने आकार की? कई आकार की होती हैं। इनका शेप मल्टीपल शेप की होती है, कई आकार की होती है। और ये आकार इनमें हम बता ही देंगे आपको। बाकी आगे डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे जब इनमें स्पेसिफिक जो है पूरी क्लास पर बात आएगी तब बात करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए आप इसको तैयार करिए। अगला हमारा टॉपिक ये होगा, अंतर तो आप देख लीजिएगा बुक से आराम से, जो है वहाँ फिगर देख लीजिए, फिगर से अंतर समझ में आ जाएगा आपको। अगला हमारा टॉपिक होगा कि जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका में जो उसकी कोशिका भित्ति है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, कैसे बनी, क्या कार्य है इसका, ठीक है, और कौन कौन से रासायनिक पदार्थों से ये बनती है, हम सेल वॉल की बात करेंगे। सेल वॉल के बाद फिर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की। फिर हम बात करेंगे केंद्रक की, गाल्जी काय, राइबोसोम। इस तरह से अब धीरे धीरे करके आगे की ओर हम चलेंगे। और जब आगे की ओर चलेंगे, अब कल ही देखिएगा आप, जब भी क्लास होगी, सेल वॉल पर जब चर्चा होगी तो अब सेल वॉल के बारे में केवल बात की जाएगी। और 11th वाले इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके सिलेबस में ओनली प्लांट सेल है, आपके सिलेबस में ओनली प्लांट सेल है। तो हम प्लांट सेल का एक विशेष उसका लक्षण ये होता है कि उसके पास पाई जाती है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति वाला लेक्चर जो होगा उसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए विशेष रूप से है। 9th वाले हैं उनका चलता जाएगा, उनके लिए अलग से कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, इसमें देखेंगे तो, ठीक है। बाकी उनके लिए क्लास में पर्याप्त मिल जाता है सब कुछ। लेकिन अगर देखने के लिए इच्छुक है तो कोई गलत नहीं है, आप देखिए, समझिए और समझ करके अपने जो है अध्ययन को और आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो चलते हैं, इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद, ठीक है।